सो मेन फोकस तुम्हारा 11th में करना है। 11th का जब तुम्हारा बेस पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, 12th आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब ये मॉलिक्यूल में मतलब ये रिएक्शन होने से एक मॉलिक्यूल बनेगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना है, दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग मोर इन पीब्लॉक। Hello, welcome students. My name is Anil Kumar. I am chemistry faculty at Agrasar Institute, Amroha. So, I am teaching for NEET and JEE chemistry. So, today we are going to discuss about NEET examination. What kind of questions in chemistry they are asking, what are the expected questions in chemistry, and how students gonna deal with it, and every other things we will see one by one. Okay, first we will go for 11th class. We have bifurcated according to the topics. This is according to the new NMC syllabus after deleting the chapters for the examination. So first we will see for chemical bonding and molecular structure. हर साल इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पिछले ईयर का एवरेज में से 2 क्वेश्चंस है, मोस्टली हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आएगा। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में मेनली लेविस ऑक्टेट स्ट्रक्चर में, और उसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, ये एक सेट है, इसमें से क्वेश्चंस आने का चांस है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन में शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसमें पूछने का एक चांस है। ओके, एंड नेक्स्ट इसके बाद देखेगा तो पोलैरिटी है, डाइपोल मोमेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछ रहा था पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ये भी आने का चांस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। शायद बॉन्ड ऑर्डर पे आ सकता है, या बॉन्ड लेंथ ऑर्डर पे आ सकता है, या स्टेबिलिटी ऑर्डर पे आ सकता है, या किसी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर पे भी आ सकता है। ओके, एंड इसके बाद हमारा आयनिक बॉन्ड है, इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्वेश्चंस आने का चांसेस है, मतलब ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा कंपाउंड में सारे बॉन्ड्स है, यानी कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सारे बॉन्ड्स हैं इस तरफ का। एंड इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी आने का थोड़ा चांसेस है। सो अभी केमिकल बॉन्डिंग का सोचेगा, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सब टॉपिक्स है। तो इसमें से क्वेश्चंस 2 to 3 क्वेश्चंस आने का जो प्रोबेबिलिटी बोल रहा था, इस टॉपिक से आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज 2 से 3 क्वेश्चन मतलब 3 4 12 मार्क्स इसी चैप्टर से आ रहा है। एंड द कॉन्सेप्ट्स आर ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा इसमें से। ओके, एंड नेक्स्ट वन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सिंपली बोलते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या आता है, ट्रेंड्स आता है, ग्रुप का ट्रेंड क्या है, पीरियड का ट्रेंड क्या है। फॉर सपोज एटॉमिक साइज देख लो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकता है। इस तरफ का एक सेट है, इस तरफ का क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी देख लो कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का देख लेगा तो क्लोरीन का ज़्यादा आता है फ्लोरीन से, उधर एक एक्सेप्शन है। अभी डेंसिटी ऑर्डर देखेगा तो पोटेशियम का थोड़ा ज़्यादा आता है सोडियम से। मतलब इस तरफ का एक्सेप्शनल केसेस में क्वेश्चंस पूछने का चांसेस ज़्यादा है। मतलब नॉमिनल ट्रेंड्स का तो एक क्वेश्चन आएगा, एंड एक्सेप्शंस में और एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। इसमें से एक क्वेश्चन बोल रहा था, मेरे ख्याल से 1 से 2 क्वेश्चंस भी आने का थोड़ा चांसेस है इसमें। ठीक है, एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो करेगा ना, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक सॉलिड बेस बनेगा। इसका कॉन्सेप्ट सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे 2 चैप्टर्स से, एंड हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्व करेंगे। सो दीज 2 टॉपिक्स आर बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम पे आएंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी इक्विलिब्रियम में हमको 2 तरफ का इक्विलिब्रियम है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। ओके, पहले केमिकल से पूछता था, आयनिक से थोड़ा कम पूछता था।
अभी आयनिक से भी पूछना लग गया था, लेकिन आसान क्वेश्चंस पूछ रहा था। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में देखो, इसमें केमिकल आएगा, आयनिक आएगा। अभी केमिकल में क्या आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन एक आएगा, उसके बाद केपी केसी आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी एक आएगा, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकालना है, उसके बाद केसी केपी वैल्यूज निकालने का कुछ क्वेश्चंस आएगा। एंड डिसोसिएशन अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्वेश्चन आने का चांसेस है। एंड ली चैटलर प्रिंसिपल, ली चैटलर प्रिंसिपल में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज होने से हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे चेंज हो रहे हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। एंड उसके बाद एक फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी क्वेश्चन है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहे हैं तो प्रेशर क्या होना है, टेम्परेचर क्या होना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होना चाहिए, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होना है तो टेम्परेचर प्रेशर क्या होना है। ऐसे फिजिकल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन भी मतलब पूछने का थोड़ा सा चांस है। बट मेनली केमिकल इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेट करना है, केपी एंड केसी का रिलेशनशिप में क्वेश्चन आने का चांस है। नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करके केसी और केपी निकालने का और एक है, ली चैटलर प्रिंसिपल और एक है। ये मेन फोकस कर दो। ओके, उसके बाद आयनिक है। आयनिक में क्या है, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। ये दोनों क्या है ना, थोड़ा सिंपल टॉपिक्स है। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सीधा मार्क्स आ जाएगा इसमें। कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन मोर। उसके बाद क्या है, साल्ट हाइड्रोलिसिस है, बफर सॉल्यूशंस है। अभी साल्ट हाइड्रोल बफर सॉल्यूशंस हार्ड टॉपिक्स है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। मतलब ऐसे डायरेक्टली फार्मूला लगाओ आंसर निकालो टाइप हो गया था। अभी कौन सा, साल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशंस, ये मेन चीज है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम लोग ज़्यादा फोकस डाल दो। ओके, नेक्स्ट वन, अभी हाइड्रोकार्बन्स मैं बता रहा हूँ ना, हाइड्रोकार्बन्स के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट, आई कैन से। एनसीईआरटी से मैक्सिमम, बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स में मैक्सिमम केस में क्या है, आल्केन्स और आल्काइंस में तुमको रिएक्शन ही आएगा, और रिएक्शन सीधा एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछ रहे आजकल नीट एग्जामिनेशन में। सो यू फोकस द रिएक्शंस गिवन एनसीईआरटी मोर फॉर हाइड्रोकार्बन्स, स्पेशली रिएक्शंस लाइक ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस में हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये क्या है, दिस इज सिंपल जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें क्या आएगा, आईयूपैक आएगा, आईयूपैक से एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम केस में। आईयूपैक के बाद कौन सा है, आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, शायद ज्योमेट्रिकल हो सकता है या ऑप्टिकल हो सकता है। एंड और एक भी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उससे भी होने का चांसेस है। एंड उसके बाद हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में हमको क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एसिडिटी ऑर्डर पूछेगा, बेसिटी ऑर्डर पूछेगा, पीके ऑर्डर, के ऑर्डर, कुछ भी पूछेगा। ये 4 कॉन्सेप्ट्स में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम बेस्ड है, स्पेशली रेजोनेंस में। रेजोनेंस में मतलब ज़्यादातर का एप्लीकेशन तुमको रेजोनेंस में ही आता है। ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 हो गया। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में ये कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा सा एप्लीकेशन लगेगा एंड कुछ रूल्स भी आएगा, लाइक मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। उसके बाद क्या है, बीटा एलिमिनेशन है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। तो इस तरफ का चीज़ें हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में देखेंगे। अभी तुम्हारा जीओसी स्ट्रॉन्ग है, देन यू विल बी वेरी गुड एट इट। मतलब तुम्हारा ऑर्गेनिक का एक सॉलिड बेस बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मतलब बाकी चैप्टर्स जो है ऑर्गेनिक में वो आराम से कर सकते हैं। अभी देख लो इक्विलिब्रियम में मैं काउंट, अभी दोनों मिला के 2 to 3 क्वेश्चंस आने का चांसेस है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 आने का एंड आयनिक में 1 आने का चांस है। एंड हाइड्रोकार्बन में जो 3 क्वेश्चंस बोल रहा था ना, मेरे ख्याल से इसमें भी 2 से 3 आ सकता है, बिकॉज मैक्सिमम तो 2 आएगा, सॉरी मिनिमम तो 2 आएगा, मैक्सिमम तो 3 आने का थोड़ा चांसेस है। एंड बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं, बट मेरे ख्याल से 2 to 4 क्वेश्चंस आने का चांसेस है इसमें।
बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछने का स्कोप है। ओके, नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आ जाओ। रिडॉक्स से एक क्वेश्चन आ रहा है, आया पहले एवरेज में, अभी भी एक क्वेश्चन ही आने का चांसेस है। इसमें क्या है ना, मेनली K2Cr2O7 एंड KMnO4, इसका एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, उसमें ज़्यादा फोकस करो रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है, अवोगाड्रोस नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, इस मॉलिक्यूल में इस एटम कितना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट करना ठीक है, ज़्यादा करने का जरूरत ही नहीं है। पहले पूछता था कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, अभी बस बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो, किस में ज़्यादा एटम्स रहता है चारों ऑप्शंस में, ऐसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ये दोनों मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेस बोल सकता हूँ, बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाएगा फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स क्या है क्या नहीं, कैसे कैलकुलेट करना है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट आता है, उससे तुम्हारा कैलकुलेशंस भी एंड कैसे समझना है फिजिकल केमिस्ट्री, वो एक बेस ये दोनों मिलके देगा, मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या आएगा, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड इसके बाद ये आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इस तरफ का क्वेश्चंस है, इस तरफ क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। एंड हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डी ब्रोगलीस वेवलेंथ है, एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। एंड वन मोर थिंग इज सीरीज, लाइमन बाल्मर से इस तरफ का सीरीज में एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, हर साल पूछने का चांसेस है। एंड बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल्स है, RN VN EN कैलकुलेट करते हैं, रेडियस वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी, वो भी आने का चांसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, लगता है छोटा कॉन्सेप्ट है बट उसमें से भी ज़्यादा एक क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। एंड क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है वो केमिकल बॉन्डिंग के लिए बेस बनेगा। तुमको केमिकल बॉन्डिंग समझना है, तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना ही आना है। That quantum numbers and electronic configuration you can learn from structure of atom only. Okay? तो इसमें से दो क्वेश्चन है, मैं 2 से 3 मान के चल रहा हूँ। यूजुअली सीरीज से एक क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ, RN VN EN से एक आने का, एंड क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वो तो कंफर्म है। नेक्स्ट वन देखो, पी ब्लॉक है। अभी पी ब्लॉक में 11th क्लास में क्या है, 13 और 14 ग्रुप्स है। एंड पी ब्लॉक में क्या है ना, पहले प्रीवियस ईयर लाइक 4-5 ईयर्स के पहले देख लो, पी ब्लॉक से कोर क्वेश्चंस पूछ रहा था। मतलब पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड्स का क्या है, मतलब बीटा रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में किस टेम्परेचर में बनेगा, रॉम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था पहले 3-4 साल के पहले। बट ट्रेंड बदल गया, अभी केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पी ब्लॉक में लगा रहा था। ही इज आस्किंग ये मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या है, यार H3PO3 और H3PO4 का बेसिसिटी क्या है, या इसमें कितना OH है, और पायरो इन चारों में से पायरो एसिड कौन सा है, मेटा एसिड कौन सा है। पायरो मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, उसमें से एक H2O निकालो तो पायरो बनेगा। मेटा मतलब एक मॉलिक्यूल को ले लो एसिड को, H2O निकालो तो मेटा बनेगा, ऐसा नो। तो दीज काइंड्स ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। फैक्चुअल क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया, अभी ओनली एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे पी ब्लॉक से। ओके, एंड नेक्स्ट वन थर्मोडायनेमिक्स। अभी पी ब्लॉक से भी 11th क्लास से मेरे ख्याल से 1 से 2 क्वेश्चंस आने का चांस है, बिकॉज 2 ही ग्रुप से 13th एंड 14th, तो 1 to 2 क्वेश्चंस आने का चांसेस है। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या है, अभी थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक क्या है ना, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये 2 ही है हमको, ठीक है। इन केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स वी हैव फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ।
अभी इसमें क्या पूछेगा, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, इसमें फर्स्ट लॉ कैसे बदल रहा है, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू कैसे बदल रहा है, इक्वेशन कैसे आ रहे, कैसे नहीं आ रहे, इस तरफ का क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। एंड फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। एंड वर्क डन इसमें क्या लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी लेते हैं। सो ये फर्स्ट लॉ है। तो इसके बाद एंथैल्पी में क्वेश्चंस पूछने का चांसेस है, डेल्टा एच इक्वल टू ई प्लस पी डेल्टा वी, एंड पी डेल्टा वी को डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकता है। तो डेल्टा एन जी इस्तेमाल करके करने का प्रॉब्लम भी पूछने का चांसेस है इससे, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है हमारा सेकंड लॉ में आ जाएंगे। सेकंड लॉ में क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछने का चांसेस है। एंड इसमें थोड़ा सा एंट्रोपी का भी देख लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी जो एंट्रोपी है उसमें भी मतलब क्वेश्चंस आने के, उससे बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब क्यू देगा, टेम्परेचर देगा, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी लगाओ, आंसर निकालो बस। ओके, सो डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट का एक रिलेशनशिप है, वो भी एक बार देख लो, बिकॉज सीधा फार्मूला 4 साल के पहले क्वेश्चन पूछा था, ओनली फार्मूला, कौन सा फार्मूला आएगा, डेल्टा जी नॉट का, ठीक है। सो ये थर्मोडायनेमिक्स का बेस है, मतलब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंथैल्पी देख लो, एंट्रोपी देख लो, बस इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। इसमें से 1 to 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है मोस्टली, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट 11th क्लास। 11th क्लास में क्या है ना, तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर चुन लो बेस स्ट्रॉन्ग करने का, एंड इनऑर्गेनिक को बेस स्ट्रॉन्ग करने का केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक क्लासिफिकेशन चुन लो, एंड तुम्हारा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने का जीओसी चुन लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, पूरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट हम 12th क्लास में आएंगे, ठीक है। अभी 11th क्लास का बेस तुम्हारा बहुत स्ट्रांग बन गया, तो 12th क्लास को देखें। 12th क्लास बहुत आसान से हो जाएगा, आई विल टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे। ये 4 टॉपिक्स है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से, अमाइन से, बायोमॉलिक्यूल से, सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे के पूछेगा, वो ज़्यादा चेंज भी नहीं करेगा, इधर उधर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता है, बट उसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चंस सीधा एनसीईआरटी से ऐसे लेगा, ऐसे डालेगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का स्कोप ही नहीं है एग्जामिनर के पास। ओके, तो इसमें से दो क्वेश्चंस बोल रहा था, इसमें से 2 ही आने का चांसेस है, ये इसमें से 4 नहीं मैं मानता हूँ, 2 to 4 मान सकता हूँ, कभी कभी 2 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 भी आता है, सो 2 to 4 एक एवरेज ले रहा हूँ मैं, एक्सपेक्टेड। हमें इसका कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो 1 to 2 मान लेता हूँ। एंड बायोमॉलिक्यूल से तो एक ही क्वेश्चन है, बिकॉज बायोमॉलिक्यूल तो फैक्चुअल है, एंड तुम लोग बायो में भी थोड़ा कवर करेगा, तो मेरे ख्याल से इवन बायोमॉलिक्यूल तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन 5-6 ईयर क्वेश्चन करके भी जाएगा, तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। एंड जो कुछ भी तुम ऑर्गेनिक जीओसी में पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई करके देख लेगा, तो बहुत आसान से तुम्हारा ऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड रिएक्शंस को क्या है ना, टेम्पलेट्स के जैसे पढ़ लीजिए, मतलब अभी ये सबस्ट्रेट दिया, ये रिएजेंट दिया, एंड ये कैटलिस्ट दिया, मतलब ये प्रोडक्ट बनना ही बनना है। ऐसे रीमर-टेमन रिएक्शन है, या कार्बालामाइन रिएक्शन है, या इस तरफ का इंसबर्ग रिएजेंट है, उसमें अल्कली में सॉलेबल है, नॉट सॉलेबल है, मतलब फर्स्ट डिग्री सॉलेबल होता है, सेकंड डिग्री नॉट सॉलेबल होता है, इस तरफ का क्वेश्चन पूछता है, एंड वो सारे एनसीईआरटी से लिंक्ड है। एनसीईआरटी प्रॉपरली पढ़ लो ऑर्गेनिक के लिए, ओके, ऑर्गेनिक ये चैप्टर्स के लिए, बट जीओसी अलग से करना है, जीओसी इज बिट डिफरेंट। अभी केमिकल काइनेटिक्स देख लो, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, एंड वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ऑलमोस्ट 2 ही क्वेश्चन आएगा केमिकल काइनेटिक्स से। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या है, हमको रेट एक्सप्रेशन है, आसान पूछना है तो रेट एक्सप्रेशन से पूछता है, नहीं होगा तो रेट लॉ है हमको। तो रेट लॉ के बाद क्या है, ऑर्डर है, मॉलिक्युलरिटी है, तो ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन तो कोई पूछेगा नहीं, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन पूछने का चांसेस है। एंड ये चीज़ें क्या है ना, केमिकल काइनेटिक्स से असेशन रीजन में भी पूछने का चांसेस है, लाइक मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, मैक्सिमम 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसका रीज़न ये है, ऐसे पूछने का थोड़ा चांस है। एंड उसके बाद क्या है, हमारा ग्राफ से एंडोथर्मिक का एक्सोथर्मिक का ग्राफ से, उसमें से थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी,
डेल्टा एच कहाँ से कैसे निकालना है, उसमें सीधा ग्राफ देगा, बस डेल्टा एच का वैल्यू पूछेगा या एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू पूछेगा। वो तो बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे वैल्यू प्लस और माइनस करके डालना पड़ेगा, इसके लिए +4 मार्क्स है, ऐसे देगा क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वन थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला आरएनएस इक्वेशन है। आरएनएस इक्वेशंस तो एक क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आरएनएस इक्वेशन में क्या है ना, स्लोप पूछेगा। अभी k = a × e⁻ है, तो log k वर्सेस 1/t का स्लोप क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ये पूछने का चांसेस है। क्वेश्चन तो पूछने का बहुत कम चांस है, बट ग्राफ तो पूछेगा मोस्टली। ओके, दिस इज अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या है, इसमें भी आयुपैक है हमारा, तो आयुपैक थोड़ा देख लो। एंड डबल साल्ट्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या फ़र्क है वो भी जान लो, बिकॉज कभी कभी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, तो वो पहचानने का तुम्हारा तुम उसका डिफ्रेंशिएशन देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वन इसमें लो एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, हाइब्रिडेशन देखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, सी इसमें मैक्सिमम हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल का ही पूछेगा। ओके, तो sp3 और sp3d2। अभी sp3d2 में क्या आएगा, हमको बस ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, बट sp3 में क्या आएगा, टेट्राहेड्रल आ सकता है। पर सपोज sp3 4 पोजीशंस है, उसमें से dsp2 हो गया, तो dsp2 होने से क्या आएगा, स्क्वायर प्लेनार भी आ सकता है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या है, वीक लाइगेंड क्या है, अभी NH3 है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, अभी H2O देख लो, वीक लाइगेंड है। तो वीक लाइगेंड क्या करेगा, पेयर कर नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड पेयर करेगा। इस तरफ का चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर करेगा तो लोअर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा, कम घूमेगा तो लो स्पिन आएगा। तो पेयर नहीं करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ज़्यादा स्पिन करेगा तो हाई ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा। सो ये एक पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आने का चांस है। उसके बाद आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म है, इस तरफ का 3-4 आइसो बहुत सिंपल है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आने का प्रॉबिलिटी है। एंड आखिरी वाला CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसमें से भी ये क्वेश्चन बहुत अनलकी होगा तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज CFSE सबको पता है कि बहुत टफ है। तो CFSE से एक क्वेश्चन आएगा तो बस टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल का जो CFSE का फार्मूलास है ना, वो थोड़ा देख के रखो, बस मैक्सिमम फार्मूला ही पूछेगा, इसमें फार्मूला क्या होगा, इसमें फार्मूला क्या होगा, बस इतना ही है। एंड नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, लगता छोटा है कॉन्सेप्ट, बट उसमें से भी आने का चांसेस है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ओके, इसमें से 2 क्वेश्चन से मैं भी 2 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, इसमें मैक्सिमम 2 से नहीं ज़्यादा नहीं दिया था कभी भी। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरे ख्याल से 2 से 3 मान के चलूँगा, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमको क्या है, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस तरफ का एक सेट है। एंड इसके बाद क्या है, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टेंस है, एंड नॉर्मलिटी में कंडक्टेंस है, वो भी पूछने का चांसेस है। ओके, एंड नेक्स्ट वन मोलार कंडक्टेंस डाइल्यूशन से कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज नहीं होगा, तो इस तरफ का क्वेश्चन पूछने का चांस है, मतलब मोलार कंडक्टेंस ऑन डिपेंडिंग ऑन डाइल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कार्ल-रुसाक्स लॉ। कार्ल-रुसाक्स लॉ से क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन है, बट पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। हर 2 साल में क्वेश्चन दे रहे हैं कार्ल-रुसाक्स लॉ में। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है, मतलब x इंटू लैम्डा इन्फिनिटी प्लस y इंटू लैम्डा इन्फिनिटी कुछ आएगा ऐसे। सो इसके बाद हमको कार्ल-रुसाक्स लॉ में जब अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सोचेगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाई लैम्डा इन्फिनिटी ऐसे करते हैं, वो भी अल्फा देख लो, वो भी अल्फा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 वैल्यूज देगा, सीधा अल्फा पूछेगा कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसके बाद हमको क्या आएगा, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएगा, एक तो नेस्ट इक्वेशन है, दूसरा फैराडेस लॉस है। तो नेस्ट और फैराडेस से क्या है ना, फैराडेस से आजकल कम पूछने लग गया था, बट नेस्ट इक्वेशन से पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, एक बार नेस्ट इक्वेशन फाइनल कंसोलिडेटेड इक्वेशन एक बार देख के रखो, ठीक है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने का चांसेस है। हालो एल्केन्स एंड हालो, बात सिंपल है, एनसीईआरटी देख लो, एनसीईआरटी से सीधा देगा मोस्ट केसेस में। रिएक्शंस भी देख लो, कॉन्सेप्ट्स भी देख लो क्या क्या दिया था, ठीक है।
एंड डी एंड एफ ब्लॉक यूजुअली एक ही आता है क्वेश्चन, अभी मैक्सिमम केस में डी से ही आता है इसका। ओके, डी में भी, डी एंड एफ में भी केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन ही आता है। मतलब अभी Cr3+ है या Mn2+ है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना है या मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, न्यू का वैल्यू, ऐसे पूछने का चांस है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन डी में पूछता है। अभी एफ में देख लो, एफ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा ही नहीं, कुछ एलिमेंट्स है ऐसे, गाडेलोनियम है, यूरोपियम है, इस तरफ का कुछ 7-8 एलिमेंट्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार रिफर करो, इसका ईसी जानो, मतलब इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैस, मतलब आउटर मोस्ट शेल का ईसी जानो, इसके हिसाब से ये भी हो जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट बस। और पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में क्या है, 13, 14 हो गए, 15, 16, 17, 18, अभी इसमें बचा है। तो पी ब्लॉक से क्या है ना, 2 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से इसमें 2 से 3 आएगा। एंड ये भी पहले तो ऑक्सी एसिड्स पूछ रहा था, फास्फोरस का, सल्फर का, इसे इसमें वोच कितना है या इसमें पेरोक्सी बॉन्ड होता है नहीं होता है, इस तरफ क्वेश्चन पूछ रहा था। बट अभी क्या है ना, केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन ज़्यादा पूछ रहा था इसमें, ठीक है। मतलब ये मॉलिक्यूल में मतलब ये रिएक्शन होने से एक मॉलिक्यूल बनेगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितना है, दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग मोर इन पी ब्लॉक। ओके, सो ये 11th एंड 12th का मेन क्या है, कौन सा क्वेश्चन आने का चांसेस। अभी आले एल्केन्स एंड एल्केन्स से इससे भी एक क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। सो मेन फोकस तुम्हारा 11th में करना है। 11th का जब तुम्हारा बेस पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, 12th आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मेक योर बेसिक स्ट्रांग। तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री का देखेगा तो मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रांग करो, तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट तो स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे एनालाइज करना है, कैसे नहीं करना है, उसके बाद अपने आप चलेगा सिचुएशन। एंड नेक्स्ट वन केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये आएगा तो पूरा फिजिकल पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा, अपने आप फ्लो में आ जाएगा। उसके बाद आईयूपैक, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, ए स्ट्रांग कर दिया तो पूरा ऑर्गेनिक तुम्हारा फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट the chemistry and how to prepare and in what way to prepare. I hope all the students all the best for your upcoming examination. Hope you do well in the examination. Thank you.